हेलो फ्रेंड्स, हम लोग भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वर्तमान समय का कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया। उसमें ग्रेजुअल डेवलपमेंट हमें समझ में आ रहा है। वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट हमें कहाँ से दिख रहा है? भारत में इंग्लिश रूलिंग से जहाँ से इंग्लिश रूलिंग स्टार्ट हुई और जहाँ पे इंग्लिश रूलिंग फिनिश हुई, इनके बीच में हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ आया और वो रूल ऑफ लॉ जो है वही ग्रेजुअली डेवलप होकर क्या बन गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, भारत का संविधान बन गया। तो इंग्लिश रूलिंग पीरियड में कौन कौन से कानून पास किए गए और जो हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान परंपराएं हमको दिखाई देती हैं, क्या उनके अंश को हम उन अधिनियमों में तलाश सकते हैं? तो अगर इसका जवाब हाँ में आएगा कि हाँ भाई, ब्रिटिश शासन के दौरान ऐसे बहुत सारे कानून पास किए गए जो वर्तमान भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं हमको दिखाई देते हैं, किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया में उनका भी योगदान है। जैसे हम देखते हैं कि वर्तमान भारतीय संविधान की एक मूलभूत अवधारणा है, एक उसका जैसे कहा गया है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। जो भी संविधान की व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कुछ तत्वों को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में डिफाइन किया है। केशवानंद भारती केस में उन्होंने बताया कि ये चीज़ें जो हैं वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर हैं और दे कांट बी अमेंड बाय द पार्लियामेंट, उनको पार्लियामेंट के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। तो उन्हीं विशिष्टताओं में संविधान की जो मूलभूत विशिष्टताएं हैं, जो असंशोधनीय हैं, चूँकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वही संरक्षक है, गार्जियन है वो हमारे संविधान का, तो उसने कहा कि भाई इन चीज़ों में संशोधन नहीं कर सकते। उन चीज़ों में जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है वो संविधान की मूल आत्मा है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान निर्माताओं के उद्देश्य, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों के उद्देश्य जिस तरह के भारत के निर्माण के थे वो उन तत्वों में दिखाई देते हैं, इसलिए आप उनका संशोधन ना करें। उन्हीं मौलिक तत्वों में एक है संसदीय प्रक्रिया, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम पे अभी टाइम नहीं है डिस्कस का कि हम उस पर डिस्कशन करें कि पार्लियामेंट्री सिस्टम एक्चुअली क्या है, पर यहाँ हम आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम कहते हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसे हम अमेंड नहीं कर सकते और हमें इसे जिस रूप में है उसी रूप में स्वीकार करना होगा और उसी परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। उस संसदीय प्रक्रिया की शुरुआत, उस संसदीय प्रणाली की शुरुआत भारत में सबसे पहले कहाँ से हुई? तो सबसे पहले 1892 के भारत परिषद अधिनियम से हुई। भारत परिषद अधिनियम 1861 के बाद जो विकासक्रम हुआ था उसको फुलफिल करने के लिए लाया गया था। कौन कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिसके कारण से 1892 का काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया, वो जरा हम देख लेते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम पास किया गया, 1861 का काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। इससे पहले हम अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था, 1857 में रिवॉल्यूशन हुआ था। इन सब का एक कलेक्टिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था इंडियन सोसाइटी पे, एक सामूहिक प्रभाव उत्पन्न हुआ था भारत के समाज पे, भारत के सिस्टम पे, जिसमें 1857 की क्रांति से राष्ट्रवाद का विकास होना शुरू होता है। 1858 के भारत शासन अधिनियम से गुड गवर्नेंस आता है और 1861 के सुधारों से 1861 का जो भी अधिनियम लागू किया गया, उससे जो ब्रिटिश सरकार की मंशा थी वो और स्पष्ट होती है और भारतीयों को और ज़्यादा सहूलियत महसूस होती है। उन सब बातों का प्रभाव भारत में विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ता है, चाहे वो समाज सुधार का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो राजनीतिक सुधार का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो राष्ट्रवाद का विकास का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो अपने गरिमा की पहचान की बात रही हो। तो उन सब कारणों के चलते बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो भारतीयों के फेवर में गईं। जैसे उसमें क्या हुआ, प्रेस का विकास बहुत तेज़ी से हुआ, प्रेस का विकास बहुत तेज़ी से हुआ और भारतीय प्रेस मजबूत होने लगा।
तो भारतीय प्रेस मजबूत होने लगा और भारतीयों के मुद्दों को मजबूती से उठाने लगा, क्योंकि इस बीच में बहुत सारे छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे थे और वो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो रीजनल इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर रहे थे, चाहे वो क्लास विशिष्ट के इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर रहे थे, लेकिन उनके इन सब विचारों को प्रेस में जगह मिल रही थी, जिससे राष्ट्रवाद का विचार बहुत तेज़ी से पनप रहा था। तो बहुत ज़रूरी था कि हम राष्ट्रवाद के इस विचार को रोकने के लिए प्रेस पर प्रतिबंध लगाते। तो इस तरह का 1878 में एक प्रेस एक्ट पास किया गया, जिसे हम लोग वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहते हैं। उसने भारतीयों को एक बार फिर से झंझोड़ दिया कि एक्चुअल में अंग्रेज सरकार तुम्हें वो देना नहीं चाहती है जो वो कहती है। हालांकि कुछ और भी लोग आए, कुछ उत्साही लोग आए, उधर से भी उदारवादी उत्साही लोग आए जो मानव सेवा के भाव से प्रेरित थे और वो भारतीयों के हितों के बारे में वास्तव में चिंतित थे। तो उनके संपर्क से क्या हुआ, उनके प्रभाव से क्या हुआ, एल्बर्ट बिल जैसे बहुत ही उदार कानून पास किए गए, उनसे भी बवाल खड़ा हुआ, उनसे भी एक प्रतिक्रिया हुई अंग्रेज़ों की। उस प्रतिक्रिया को देखकर भारतीयों को ये समझ में आया कि हम वैसे ही हैं जैसा कंपनी शासन में थे, हमारी वही औकात है जो कंपनी शासन के दौरान थी, हमारी वास्तविक स्थिति वही है जो कंपनी शासन के दौरान थी। इन सब का रिजल्ट क्या आया? इन सब का रिजल्ट आया 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम का एक संगठन बनाया गया, जो आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य कर्ता धर्ता बन जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, इसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पर बनाया गया है कि कैसे उसका गठन किया गया और क्या क्या उसमें क्या क्या उसके सिद्धांत विकसित हुए, क्यों बनाया गया, इस बात को लेकर। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारी मांगें उठाई। इन मांगों में क्या क्या था? इन मांगों में था कि भाई प्रशासन में भारतीयों को भी भागीदारी दी जाए। 1885 से लेकर 1905 के बीच में कांग्रेस का झुकाव नरमपंथ की ओर था, या यूँ कह लो कि नरमपंथी विचारधारा कांग्रेस में ज़्यादा प्रभावी थी। और नरमपंथी विचारधारा किस तरह की विचारधारा थी? वो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर नहीं निकालना चाहती थी। वो ये चाहती थी कि जब तक हम अंग्रेज़ों के शासन का कोई विकल्प न बना लें, तब तक हम अंग्रेज़ों को भारत में शासन करने दें। विकल्प बनाने का मतलब क्या है कि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट का निर्माण कर लें, हम फंडामेंटल राइट दें अपने नागरिकों को, हम इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें निर्मित करें अपनी सोसाइटी में जिससे हम एक लिबरल रूलिंग की ओर बढ़ सकें, या जिससे हम भारत में एक लिबरल शासन स्थापित कर सकें जैसा कि यूरोपियन नेशंस में है। तो जो शुरुआत के राष्ट्रवादी थे 1885 से 1905 के बीच में, बहुत सारे लोग इनकी आलोचना करते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, पर मैं इनकी बिल्कुल आलोचना नहीं करता हूं और मैं समझता हूं कि इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और इन्होंने वही कार्य किया जो आगे चल जो दुनिया की विभिन्न क्रांतियों में क्रांति घटित होने से पहले चिंतकों द्वारा किया जाता है। तो ये हमारी क्रांति, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वास्तव में शुरू हुआ 1905 के बाद से, उसके लिए इन्होंने वैचारिक धरातल तैयार किया कि ये राष्ट्रीय आंदोलन किन मूल्यों के लिए लड़ा जाएगा, क्या होगा। अदरवाइज क्या होता कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाल देने का आंदोलन हो जाता। और अगर हम सिर्फ इसलिए लड़े होते कि अंग्रेज़ भारत से बाहर निकल जाएं, तो यकीन मानिए इस देश में डेमोक्रेसी नहीं होती, इस देश में फंडामेंटल राइट नहीं होते, इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती। लेकिन हम इसलिए नहीं लड़े कि अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाल दिया जाए, बल्कि हम इसलिए लड़े कि हम एक बेहतरीन प्रशासन विकसित। आप इस बात को ऐसे सोच सकते हैं कि जैसी सिचुएशन आज है, ऐसी सिचुएशन जैसे जिस तरह की स्वतंत्रता का अनुभव आज आप कर रहे हैं, अगर ऐसी ही स्वतंत्रता का अनुभव आप कर रहे होते 1947 से पहले और आपके देश में 1000-2000 अंग्रेज रह रहे होते, तो क्या आप उनको निकालने का कोई आंदोलन चलाते? आपका जवाब होगा नहीं। आज भी जितने अंग्रेज 1947 से पहले भारत में रह रहे थे, लगभग उतने ही अंग्रेज आज भी होंगे अगर सर्वे करवा के देखा जाए, जनगणना करवा के देखा जाए। पर तब क्या था, वो शासन पर नियंत्रण बना के बैठे हुए थे, हमको नहीं दे रहे थे।
और हमारे राष्ट्रवादी क्या मांग रहे थे, हमें भी शासन में अधिकार दिया जाए, हमें भी निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए। जो ये समझा जा रहा है कि भारतीय अपना शासन करने के लायक नहीं है, उसको तोड़ा जाए। तो राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अपनी मांगे रहीं, बहुत सारी मांगे रहीं, परिषद का विस्तार किया। अब जब वो कह रहे हैं कि हमको और अधिक अधिकार दिया जाए, हमको शासन में भागीदारी दी जाए, तो शासन में भागीदारी कहाँ देंगे आप? परिषदों का विस्तार करेंगे, एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर जनरल का विस्तार करेंगे, वहाँ पर भारतीयों को शामिल करेंगे। यही तरीके हो सकते थे आपके पास, यही तरीके हो सकते थे ब्रिटिश सरकार के पास, जिससे वो भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी दे सकती थी। वो किया गया 1892 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, भारत परिषद अधिनियम द्वारा। तो आपने देखा कि भारत परिषद अधिनियम जिस तरह से भारत में आया, उस रूप में आने के पीछे क्या पृष्ठभूमि थी, क्यों उसमें ये सारी बातें लागू की गई। अब आप देखिए कि इनका क्या प्रभाव पड़ा और इनके प्रभाव से क्या क्या प्रावधान किए गए 1892 के काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट में। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन इस संदर्भ में ये किया गया कि व्यवस्थापिका सभा का विस्तार किया गया। व्यवस्थापिका सभा मतलब विधायिका का विस्तार किया गया, आप ये समझ लीजिए ना, विधायिका का विस्तार किया गया। हम पीछे की क्लास में, पीछे के लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कैसे काम करती है। विधायिका वो होती है जो कानून निर्माण करती है, कार्यपालिका वो होती है जो निर्मित कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका वो होती है जो निर्मित कानूनों के आधार पर न्याय करती है। जो भी कानून है उनके आधार पर न्याय करती है ना। तो ये इस तरह से विधायिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कार्यपालिका इसी पर डिपेंडेंट होती है और न्यायपालिका भी इसी पर डिपेंडेंट होती है ना। तो विधायिका महत्वपूर्ण होती है और व्यवस्थापिका सभा का विस्तार किया गया, विधायिका सभा का विस्तार किया गया। इस विस्तार में, ये विस्तार कहाँ कहाँ किया गया? केंद्रीय विधायिका में भी किया गया और प्रांतीय विधायिकाओं में भी किया गया। कैसे किया गया? पीछे हमने आपको बताया था 1861 के कि अतिरिक्त सदस्यों को बढ़ाया गया था, अतिरिक्त सदस्य नाम से सदस्य शामिल किए गए थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइसराय की। हमने कहा था लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन दो अलग अलग एक्टिविटीज़ हो गई जिन्हें वो परफॉर्म कर रहा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। मैंने पीछे वाले एपिसोड को आप देखिए, उसमें बात कही गई है इस पर। तो जो अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किए जाते थे वो 6 थे, है ना, 6 से 8 थे। उनको हमने क्या कहा कि वो मिनिमम 10 होंगे, मैक्सिमम 16 होंगे। तो ये केंद्रीय विधायिका में जो अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की, और केंद्रीय विधायिका क्या थी? केंद्रीय विधायिका वही थी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल थी। मैंने आपको बताया था कि उसमें 2 तरह के लोग होते थे, एक सरकारी, गैर सरकारी। जब वो कानून बनाने के लिए बैठती थी तो उसका नाम व्यवस्थापिका सभा होता था, जब वो कार्य संचालन का कार्य करती थी तो उसका नाम कार्यपालिका होता था। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को 10 से 16 के बीच में तय कर दिया गया और कहा गया कि इसमें से 2/5 सदस्य, है ना, 2/5 करिएगा तो आपको 10 आएगा, है ना। तो 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना अनिवार्य है ना। 2/5 सदस्यों का मतलब 10 सदस्यों का गैर सरकारी होना अनिवार्य है। ये व्यवस्था बनाई गई केंद्रीय विधायिका में, और प्रांतीय विधायिका में भी गैर सरकारी तथा कुल सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ये कुछ इस तरह से थी कि बम्बई में 8 से 20, मद्रास में 8 से 20, बंगाल में 20, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 15 सदस्य बनाए गए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि प्रांतीय विधायिका के सदस्यों में भी वृद्धि की गई और केंद्र की विधायिका में भी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। और जो ये गैर सरकारी सदस्य बनाए गए, इनके लिए क्या किया गया? निर्वाचन प्रक्रिया का प्रारंभ किया गया। हालांकि आप इसको कतई ये मत समझिए कि ये वर्तमान समय की निर्वाचन पद्धति जैसा है और कोई मतदान हो रहा है, कोई मताधिकार है किसी के पास, ऐसा बिल्कुल सोच समझने की जरूरत नहीं है। ये वास्तव में अभी भी मनोनीत सदस्य ही कहे जा रहे थे, लेकिन इनके रिकमेंडेशन का अधिकार किसको मिल गया? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को मिल गया, नगर पालिकाओं को मिल गया, विश्वविद्यालय के जो संस्थाएं थी, विश्वविद्यालय के प्रबंधन से जुड़ी हुई जो संस्थाएं थी उनको मिल गया, वाणिज्य संगठन जो थे उनको मिल गया। तो इसका मतलब आप ये मत समझिए कि कोई निर्वाचन जैसी व्यवस्था प्रारंभ हुई। एक्चुअल में व्यवस्था कैसे काम कर रही थी? एक्चुअल में ये व्यवस्था काम कर रही थी कि जिला बोर्ड कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर देंगे अपने में से, नगर पालिका के सदस्य कुछ लोगों को नॉमिनेट कर देंगे, विश्वविद्यालय का जो मैनेजिंग
बॉडी है वो अपने में से कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर देगा, कुछ को जो है जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है ये नॉमिनेट कर देंगे, जो व्यावसायिक वाणिज्यिक संगठन है वो नॉमिनेट कर देंगे। तो एक्चुअल में कोई निर्वाचन जैसी व्यवस्था अभी प्रारंभ नहीं हुई है, कोई जनप्रतिनिधित्व जैसा चीज़ अभी भारत की व्यवस्था में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। पब्लिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये क्या है, ये नॉमिनेशन है एक तरह का। लेकिन चूँकि एक तरह की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो उसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई निर्वाचन शब्द प्रयोग किया गया, इनफैक्ट है ना, निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया था इसी व्यवस्था के लिए। तो इसलिए हम मानते हैं कि भाई 1892 से निर्वाचन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। आपके एग्जाम में पूछेगा कि भारत में निर्वाचन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन से अधिनियम के तहत किया गया, तो आपका आंसर होगा 1892 का काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। आपसे ये पूछ सकता है कि भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया की शुरुआत कब से हुई, तो भी आपका आंसर होगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम से। तो ये इतना चेंज आया। कुछ और भी जो परिषद था उसमें न सिर्फ सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई बल्कि परिषद के सदस्यों के अधिकारों में भी वृद्धि की गई। जो मेंबर्स जा रहे थे यहाँ से चुन के या यहाँ से मनोनीत होके, आप जो भी मन में आए उसको स्वीकार कर लिए, लेकिन आप यही कहिएगा कि यहाँ से चुन के जा रहे थे, क्योंकि शब्द क्या प्रयोग किया गया है, निर्वाचन। तो यहाँ से जो भी सदस्य चुनकर जा रहे थे परिषद में, उनके अधिकारों में भी वृद्धि की गई। अधिकारों में वृद्धि की गई तो क्या हो गया, ये हो गया कि जो भी भारतीय सदस्य हैं उनको बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया कि बजट पे बहस कर सकते हैं, और इन्हें प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया, है ना। अब आप बात समझिए, बजट पे बहस का अधिकार दे दिया गया और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। ये क्वेश्चन तो पूछ सकते थे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता है जब तक आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका ना दिया जाए, है ना। जैसे अनुपूरक प्रश्न का मतलब क्या है कि आपने प्रश्न पूछा, अब इस प्रश्न के आंसर में मेरा जो मन में आए मैं जवाब दे दूं। मैं कुछ भी जवाब दे सकता हूं, क्योंकि इसके बाद आपके पास प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं रहेगा। आप अनुपूरक सवाल नहीं कर सकते, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। अनुपूरक प्रश्न का मतलब होता है कि आपने हमसे पूछा कि सर आप कल क्लास लेंगे, मैंने कहा नहीं लेंगे। अब ये आप नहीं पूछ सकते कि क्यों नहीं लेंगे, है ना। तो हालांकि भारत जो प्रश्न पूछने वाला है वो प्रश्न को नया कर देगा, और नया करके ऐसा प्रश्न बना लेगा कि इस बात का जवाब मिल जाए। जैसे आपने हमसे कहा कि सर आप कल क्लास लेंगे, मैंने कहा नहीं लेंगे, तो आप ये हमसे पूछेंगे अगला सवाल कि सर आपकी तबीयत ठीक है, तो मैं बोलूँगा हाँ। तो फिर तीसरा सवाल पूछ सकते हैं कि आपको कोई काम है क्या आजकल आप क्या काम कर रहे हैं। तो ऐसा करके आप भले ही निष्कर्ष पर पहुंच जाएं कि मैं कल क्लास क्यों नहीं लूँगा। तो ऐसे प्रश्न पूछकर भारत के लोग निष्कर्ष पर पहुंच सकते थे कि जो भी प्रश्न का जवाब दिया गया है वो क्यों दिया गया है, लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। जो भी आंसर आपको दिया गया है, यू हैव टू सेटिस्फाइड विद देम, आपको उस पर और दूसरा प्रश्न बनाने का राइट नहीं है। साथ ही साथ सदन की कार्रवाई में आपको मतदान करने का अधिकार भी नहीं है। तो ये अधिकार ना देकर तो बहुत कमज़ोर कर दिया गया उन मेंबर्स को जो नॉमिनेट किए गए थे। लेकिन ठीक है, अब पहले नॉमिनेशन हुआ फिर ये अधिकार भी आएंगे। तो ये बातें आप समझ गए कि ये सारे परिवर्तन किए गए 1892 के काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। अगर हम एक कंक्लूसिव धारणा विकसित करना चाहें, ये तो सारे प्रोविजंस थे, ये पृष्ठभूमि थी, ये प्रावधान थे, और अगर हम एक कंक्लूसिव निष्कर्ष पे पहुंचना चाहें, एक कंक्लूजन करना चाहें कि 1892 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक्चुअल में क्या था, जैसे आप कंक्लूड करिएगा आंसर को, तो कैसे कंक्लूड करिएगा, तो आप बताइएगा कि 1892 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने भारत में संसदीय प्रणाली की आधारशिला रखी। भारतीय जो इस तरह की व्यवस्था थी, व्यवस्थापिका में भारत के लोग गए, भारत के लोगों ने संसदीय प्रक्रिया को देखना सीखना प्रारंभ किया, और शायद यही कारण रहा, यही देखते 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 देखते
1945 1947 तक आते आते लोगों को लगा कि नहीं, भारत में संसदीय प्रक्रिया सबसे बेहतर होगी। अगर हम 1861 के अधिनियम से इसकी तुलना करें तो कई मामलों में ये उससे प्रगतिशील दिखाई देता है। किन मामलों में प्रगतिशील दिखाई देता है वो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है प्रावधानों के माध्यम से कि 1861 के अधिनियम की तुलना में 1892 का अधिनियम अधिक प्रगतिशील रहा। और ये अधिक प्रगतिशीलता का कारण क्या रहा? इस अधिक प्रगतिशीलता का कारण रहा इस बीच में होने वाले राजनीतिक परिवर्तन, इस बीच में होने वाले भारत में पॉलिटिकल चेंजेस, जिसके कारण से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो हम ये देखेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा भी औपनिवेशिक हितों को ही सर्वोच्चता प्रदान की गई और औपनिवेशिक हित सर्वोच्च बने रहे। भारतीयों के हितों को पूरा करने के लिए वास्तविक प्रयास इस अधिनियम के द्वारा नहीं किया गया और ये भारतीय राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने में असफल रहा, क्योंकि वो जिस तरह की डिमांड यहाँ से कर रहे थे, वो अगर पार्टिसिपेशन की मांग कर रहे थे, अगर वो सहयोग के शासन की मांग कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर ये उस तरह का नहीं था जैसा वो मांग कर रहे थे। जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैठकों में जो मांगे की जा रही थी, एक्चुअल में वो इसके द्वारा पूरी नहीं की जा सकी। तो ये एक ओवरव्यू रहा, ये एक आपके दिमाग में धारणा विकसित हो जाएगी इस तरह से कि 1892 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या रहा। 1892 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब भी प्रश्न में आएगा, आप जो है उसके बारे में सबसे पहले तो देखेंगे कि किस पृष्ठभूमि में उसका निर्माण हुआ था, क्या क्या चीज़ें उसके लिए उत्तरदायी थी, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए उनके प्रावधानों का निर्माण किया गया था। दूसरा आपको ध्यान देना है कि उसमें प्रावधान क्या क्या किए गए थे, उन प्रावधानों की एक विश्लेषण आपको प्रस्तुत करना होगा और फिर आपको निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि इसको हम कैसे कंक्लूड करें और क्या समझें इसके बारे में, ओवरऑल क्या धारणा इसके बारे में हम विकसित करें। आज हम लोगों ने 1892 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखा। अगली क्लास में हम लोग 1909 का पार्लियामेंट्री रिफॉर्म डिस्कस करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दूसरों तक पहुंचाएं। आपने लास्ट तक इसको देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।